हैदराबाद की लड़ाई में किसे नफा किसे नुकसान। बीजेपी का भाग्य जगाने वाले प्रयोग का रिपोर्ट कार्ड। मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? हैदराबाद के छोटे इलेक्शन में बड़ा धमाका क्या है? भगवा वर्सेस भाईजान में कौन किस पे पड़ा भारी? बीजेपी ने बिगाड़ा खेल तो किंग मेकर बने ओवैसी। हैदराबाद इलेक्शन में भाग्य वाला कनेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम आपको सियासत के सबसे रोमांचित करने वाले मैच का स्कोर कार्ड दिखाएंगे और उसी अपडेट के साथ बुलेटिन की शुरुआत भी कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी तक जो मामले सामने आए हैं जिसमें कई नतीजे घोषित हुए हैं, उनमें 58 सीटों पर टीआरएस आगे है। 146 सीटों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 56 वार्ड में टीआरएस ने कब्जा जमा लिया है और इसी के साथ 46 पर बीजेपी यानी अपने खाते में 46 सीटें बीजेपी हासिल कर चुकी है। वहीं एआईएमआईएम ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। तो सबसे रोमांचित करने वाले सियासी मैच के स्कोर कार्ड से आपको रूबरू कराएं, क्योंकि यहां पर इस सियासी जो पिच है वो पिच है हैदराबाद के लोकल चुनाव। लेकिन इसमें खिलाड़ी थे न सिर्फ बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी बल्कि केसीआर, जी हां टीआरएस वाले। एक तरफ बीजेपी का जो आंकड़ा है, स्कोर कार्ड है, वो चौंकाने वाला है, तो असदुद्दीन ओवैसी की स्ट्राइक रेट की चर्चा हर जगह है। लेकिन क्या बीजेपी के लिए दक्षिण का दरवाजा खुल गया, भाग्य चमक गया? देखिए इस रिपोर्ट में। इलाका टीआरएस का, किला ओवैसी का, लेकिन चुनावी रिजल्ट के परिणामों ने हैदराबाद में बीजेपी की दमदार एंट्री का अध्याय लिख दिया। बीजेपी अपने लक्ष्य से दूर रह गई है, लेकिन क्षेत्रीय क्षत्रपों को उनके गढ़ में घुसकर सीधी चुनौती दी और अपने विस्तार से विरोधियों को बेचैन कर दिया। तो ये मोहब्बत है, ये रिश्ता हमारा लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हम जमीनी लोग हैं, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी। हम खाली स्पीच देके शहर का नाम बदलने को विकास नहीं बोलते। शहर का नाम बदलने से विकास नहीं होगा। विकास होगा जब आप लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज दोगे। किसी भी इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, बीजेपी का मेन प्लैंक क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है। मेन प्लैंक सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन वाली बातें होती है। बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पे बोलते हैं कि 300 घुसपैठिया है। हैदराबाद में इलेक्शन हुआ, बोलते हैं यहाँ पे रोहिंग्या है। तो मैं आपसे आज सीधा पूछना चाहती हूँ, लोगों को समझने की बात है, अगर बिहार में 300 लोग घुस के आए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। हैदराबाद में रोहिंग्या है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करते हैं। चुनावी भिड़ंत जबरदस्त थी, मुकाबला सीधी टक्कर का था। रोड़ा बनकर खड़े थे ओवैसी, टीआरएस ने झोंक रखी थी ताकत। चुनावी बिसात पर शह और मात का खेल खेला गया। एआईएमआईएम और टीआरएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन रणनीति एकदम क्लियर बनाई। दोनों की नीति और नियत स्पष्ट थी। ओवैसी को बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को महफूज रखना था, तो टीआरएस को अपनी परफॉर्मेंस को दोहराकर सीटों को बीजेपी की झोली में जाने से रोकना था। 150 सीटों पर टीआरएस ने चुनाव लड़ा, महज 51 सीटों पर एआईएमआईएम ने चुनाव लड़ा। एआईएमआईएम ने मुस्लिम वोटों को टारगेट किया। 99 सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीआरएस की लड़ाई।
यहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं ताकि ये जो मैसेज है यहाँ से दिया जा सके कि कितने उत्साह में यहाँ के कार्यकर्ता हैं, और उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। यकीनन आज का दिन बीजेपी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके लिए सेलिब्रेशन का ये वक्त है, और वही सेलिब्रेट करते हुए अपने इस हैदराबाद के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आज ये जो उसकी जीत हुई है, इसके जरिए 2023 को कैसे वो सुनिश्चित करती है, दक्षिण के इस दरवाजे के जरिए बाकी राज्यों में वो कैसे पैर पसारती है। हैदराबाद में बीजेपी ने चुनावी प्रयोग किया तो बीजेपी के प्रयोग के जवाब में एक और प्रयोग किया गया। एआईएमआईएम ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, जबकि 99 सीटों पर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मकसद था टीआरएस और बीजेपी में 1-to-1 लड़ाई हो। हुआ भी यही, लेकिन बीजेपी का प्रयोग विपक्ष के काउंटर प्रयोग पर भारी पड़ा। 51 सीटों पर भगवा बनाम भाईजान की सीधी टक्कर हुई। वहीं 99 सीटों पर टीआरएस बनाम बीजेपी। 2016 में हुए चुनाव में दो बड़े प्लेयर ही थे, एक चंद्रशेखर राव और दूसरे ओवैसी। लेकिन 4 साल बाद हैदराबाद को भाग्यनगर बनाने निकली बीजेपी का भाग्य जाग उठा। लोकल चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, विकल्प के तौर पर हैदराबाद में उभरी बीजेपी। दक्षिण भारत में बीजेपी का गृह प्रवेश हो गया। 2023 का ट्रेलर बीजेपी ने रिलीज कर दिया। हैदराबाद के चुनावी परिणाम का मतलब बीजेपी के लिए क्या है, इसे समझने के लिए आपको कुछ सियासी भविष्यवाणी सुनानी होगी जो परिणाम से पहले बीजेपी को लेकर की गई थी। ओवैसी ने अपनी सियासी जमीन बचाई, वोटरों पर मजबूत पकड़ कायम रखी, लेकिन बीजेपी से लड़ाई में टीआरएस लड़खड़ा गई। अमित शाह ने भाग्य लक्ष्मी माता से आशीर्वाद लिया था, तो फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी ने भाग्यनगर का वादा किया था। यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, ये हम सबको तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। तो क्या हैदराबाद में जिस भाग्य के भरोसे बीजेपी ने सियासी जंग लड़ी, उसी रणनीति से बीजेपी का भाग्य जाग उठा? आज तक तो देखा आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा था भाग्यनगर नाम कर देंगे, लेकिन क्या उसका असर दिखा है? अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बड़े खिलाड़ी के तौर पर तो बीजेपी दिख ही रही है, लेकिन क्या दक्षिण में एंट्री हो गई? ये अब हम आपको बताते हैं। कर्नाटक के बाद दक्षिण में जोरदार एंट्री के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि कम से कम बीजेपी इस हद तक तो कामयाब हुई है कि वो पैर अटका चुकी है कहीं ना कहीं यहाँ की राजनीति में। जीएचएमसी में 5 लोकसभा सीट और 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना में 20% सीट इसी क्षेत्र में है जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है। तेलंगाना में पहले से ही बीजेपी के पास 4 लोकसभा सीट, 2 विधायक, 4 लोकसभा सीट है। बीजेपी ने क्या हासिल किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को अपनी जड़ें जमाने में आने वाले वक्त में इससे मदद मिलेगी। बंगाल हो, असम हो, चुनाव के लिए बीजेपी का जो हौसला है वो यहां के बाद और भी बुलंद होगा। नई ऊर्जा एक तरह से उनके कार्यकर्ताओं में आएगी। अब बात असदुद्दीन ओवैसी की करते हैं। मजे हुए खिलाड़ी हैं, हर तरफ चर्चा उनके स्ट्राइक रेट की है, लेकिन बीजेपी ने उन्हीं के मैदान में घुसकर उनको इस बार ललकारा था, लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी रही है। दूसरी तरफ नुकसान जो हुआ वो टीआरएस को ज्यादा दिखता है, यानी नुकसान टीआरएस का हुआ, ओवैसी का कुछ नहीं जाता। ओवैसी का स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। किला बच गया, लेकिन मुश्किल बढ़ गई। समझो इशारा, भाईजान है किंग मेकर।
ओवैसी के सियासी कद और सियासी वजूद की व्याख्या समझने के लिए हैदराबाद का निकाय चुनाव काफी है। सिर्फ 51 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन ओवैसी का स्ट्राइक रेट वोटरों पर उनकी मजबूत पकड़ का सबसे बड़ा सबूत है। बिहार विधानसभा में धमाकेदार प्रदर्शन के ठीक बाद ओवैसी ने अपनी राजनीतिक प्लान का ऐलान करते हुए बंगाल तक अपने पैर जमाने की बात कही थी, लेकिन बंगाल में बड़े कड़े इम्तिहान से पहले ओवैसी को हैदराबाद चुनाव में अपनी ताकत दिखानी थी, क्योंकि हैदराबाद ही ओवैसी और उनकी पार्टी से शून्य से अब तक के सफर का गवाह रहा है। ओवैसी ने बीजेपी के हमले से अपने गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी के वार पर पलटवार किया। हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। अरे लिख कर देने का क्या है, आप देखिए ना, ये आपका काम है, आपको कब से मेरी इजाजत लेना पड़ा? ये तो अजीब बात कर रहे हैं, यानी ये तो ऐसा हो गया कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। जिस भाग्यनगर के भरोसे बीजेपी हैदराबाद में अपना भाग्य खोज रही थी, उसी भाग्यनगर के दांव पर ओवैसी ने योगी को सीधा जवाब दिया था। यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्यनगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। जो लोग आज भी निजामशाही के पदचिन्ह का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। एक तरफ लोकल चुनाव में बीजेपी का वोकल प्रचार था, तो दूसरी तरफ ओवैसी के सामने प्रतिष्ठा बचाने का सवाल था। ओवैसी ने रणनीति बनाई, फोकस होकर पूरा चुनाव लड़ा, हिंदू दलित उम्मीदवार उतारे, मुस्लिम वोट को एकजुट रखा, भड़काऊ प्रचार से परहेज किया, डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, भाग्यनगर को चुनावी मुद्दा बनाया। ओवैसी ने मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पूरा फोकस किया। चुनावी रैलियों में, चुनावी कैंपेन में ओवैसी स्थानीय मुद्दे से भाषण शुरू करते और मोदी पर खत्म करते। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा, बुलाओ वजीर आजम को बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। हैदराबाद निकाय चुनाव में ओवैसी की रणनीति काम आई और सीटों का नुकसान नहीं होने दिया, यानी ओवैसी की पार्टी का न तो वोट परसेंटेज गिरा और न ही सीटों के लिहाज से नुकसान हुआ। ये पहली बार था जब ओवैसी को उनके ही गढ़ में बीजेपी ने घेरा था, वरना हैदराबाद के ओवैसी अपनी पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए पैर पसार रहे थे। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब आगे ओवैसी की नजर बंगाल पर है। अभी तक के नतीजों और रुझानों की बात करें तो टीआरएस भले ही जीत की ओर अग्रसर नजर आती है, लेकिन किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर बनते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के हिस्से 40 से ज्यादा सीटें आई हैं और मेयर के चुनाव में उनकी भूमिका अहम होने वाली है। ओवैसी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है और हैदराबाद में अपनी प्रतिष्ठा भी बचा ली है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय के चुनाव परिणाम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, उससे ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हैदराबाद निकाय चुनाव के परिणाम उन लोगों को सीधा संदेश है जो ओवैसी को वोट कटुआ बताते हैं। ओवैसी राजनीति की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं, जिसमें लोगों को बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष को लीड करने वाला नेता नजर आ रहा है, जो स्पष्ट सोच के साथ लोगों के बीच है। हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM और TRS के बीच निकाय चुनाव में गठबंधन रहा है और बीजेपी को रोकने के लिए एक बार फिर ओवैसी TRS की मदद कर सकते हैं, यानी हैदराबाद निकाय चुनाव के किंग मेकर तो ओवैसी ही है। आज तक ब्यूरो।
हमने आपको पहले बताया कि कैसे दक्षिण का दरवाजा बीजेपी के लिए खुला है, तो अब आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या हासिल किया है इन चुनावों से और अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं। एआईएमआईएम की हैसियत एक किंग मेकर वाली यानी मेयर मेकर वाली बन रही है। बिना समर्थन के टीआरएस के लिए मेयर बना पाना अभी तक जो रुझान और कई नतीजे आ चुके हैं उसके मुताबिक मुश्किल लग रहा है। एआईएमआईएम का 80% से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। 51 सीटों पर चुनाव लड़े थे और वहां पर इतनी सीटें जीतना। बीजेपी के जोरदार वार भी किला बचाने में कामयाब रहे, यानी कहीं न कहीं हैदराबाद शहर जो उनका गढ़ माना जाता है उसमें अपना चेहरा बचा पाने में वो कामयाब दिख रहे हैं। बंगाल में भी ओवैसी फैक्टर कर सकता है काम, क्योंकि बिहार में 5 विधायकों की जीत के बाद अब वो काफी उम्मीद से है कि बंगाल में भी वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। और अब आइए आपको दिखाते हैं बीजेपी के नजरिए से, क्योंकि बीजेपी जब यहां हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में उतरी तो एक लंबी इनिंग्स खेलने की पूरी प्लानिंग के साथ उतरी। पहले पिच को देखा, उसे समझे, प्रैक्टिस मैच किया, उन सबको समझने के बाद अपने किस्म की राजनीति के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे और लंबी पारी की पूरी तैयारी है बीजेपी की तरफ से। लेकिन टीआरएस की नजरिए से अगर आप देखते हैं तो टीआरएस ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी क्या वो लूजर रह गई। रिजल्ट डे पर झूमते और नाचते टीआरएस समर्थकों की ये तस्वीरें जीत पर जश्न की हैं। समर्थक अपने नेता चंद्रशेखर राव की तस्वीरों को दूध से नहला रहे हैं, अपने नेता के लिए नारे लगा रहे हैं। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने टीआरएस को जोर का झटका धीरे से दिया है। 2016 में 99 सीट वाली जीत टीआरएस रिपीट नहीं कर पाई। 2016 के चुनाव में 99 सीट और करीब 44% वोट शेयर के साथ टीआरएस ने जीएचएमसी पे कब्जा किया था, लेकिन इस बार सत्ता की चाबी पूर्ण बहुमत की सरकार को मिलती नजर नहीं आ रही। याद कीजिए 2018 तेलंगाना विधानसभा चुनाव में केसीआर की अगुवाई में टीआरएस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। राज्य बनने के बाद पहली बार हुए चुनाव में 119 सीटों वाले असेंबली में 88 सीटें जीती। लेकिन तेलंगाना में बीजेपी की एंट्री के बाद से टीआरएस के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी मुखर होकर टीआरएस पर हमला बोल रही है और चुनावी जीत के तौर पर उसे फायदा हो रहा है और केसीआर को नुकसान। कुछ आंकड़ों के हिसाब से आपको केसीआर के वोट बैंक में लग रही सेंध के बारे में पता चलेगा। 2018 विधानसभा में बीजेपी 1 सीट जीती। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती। केसीआर की बेटी लोकसभा चुनाव हारी। उपचुनाव में टीआरएस से विधानसभा छीनी। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पार्टी की कमान बेटे केटी रमा राव को सौंप रखी है, जबकि बेटी और भतीजा भी राजनीति में है। तेलंगाना की राजनीति में चंद्रशेखर राव को टक्कर देने वाला कोई दूसरा बड़ा राजनेता नहीं। उन्हें क्षेत्रीय क्षत्रप माना जाता है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी खुद को टीआरएस के विकल्प के तौर पर स्थापित करने में जुटी है और उनकी नजर सत्ता में मौजूद चंद्रशेखर राव की पार्टी है। 2020 का ये लोकल इलेक्शन 2023 के विधानसभा का ट्रेलर माना जा रहा है। यही वजह है कि टीआरएस ने चुनाव जीतने के लिए अलग रणनीति बनाई थी। रणनीति नंबर 1 ओवैसी से दूरी, रणनीति नंबर 2 हिंदू वोट पर नजर, रणनीति नंबर 3 बेटे के हाथ बागडोर। स्थानीय चुनाव को मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव की अगुवाई में लड़ा जा रहा था। टीआरएस को डर था कि ओवैसी के साथ हाथ मिलाने से हिंदू वोट में बंटवारा हो सकता है, लिहाजा टीआरएस ने चुनावी कैंपेन में ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी बताया था। ओवैसी से दूरी भी टीआरएस को अपने कोर वोटरों के बीच बीजेपी की सेंधमारी से नहीं बचा सकी, क्योंकि हैदराबाद में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है। ओवैसी ने अपना सॉलिड वोट बैंक बचा लिया और बीजेपी के प्लस होने पर सीटें माइनस हुई तो टीआरएस की, यानी निकाय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के बाद भी टीआरएस सबसे बड़ी लूजर पार्टी बन गई। आज तक ब्यूरो। बीजेपी और साथ ही एआईएमआईएम का अंगड़ित तो हमने बता दिया, लेकिन टीआरएस ने क्या गवाया ये आपको बताते हैं। तेलंगाना में एक छत्र राज में बीजेपी की सेंध, जिनकी वजह से, जिनके आंदोलन की वजह से ये राज्य अलग बना। हैदराबाद के नतीजों का असर पूरे राज्य पर, तेलंगाना के चुनाव पर हो सकता है, जो विधानसभा चुनाव 2023 पर है। बीजेपी की उस पर अभी से ही नजर है। बीजेपी मजबूत विपक्ष के तौर पर यहां पर उभरी है।
सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एक तरह से कह लीजिए। 2023 विधानसभा चुनाव में मुश्किलें हो सकती हैं अब टीआरएस के लिए, ये साफ संकेत इन म्युनिसिपल चुनावों से मिल रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं, क्योंकि टीआरएस और खास तौर पर के चंद्रशेखर राव, उनकी जो राजनीति इस पूरे क्षेत्र में रही है, लंबे वक्त से इसी पिच पर बैटिंग कर रहे थे। बीजेपी ने वहां पर जाकर ऐसे एक तरह से मुश्किल में डाल दिया है। इन तमाम सवालों पर हमने बात की उनकी बेटी और टीआरएस की नेता कविता से। सुनिए कविता जी, पहला सवाल आपसे यही, जीत या हार समझ में आ रहा है? कविता जीत रही है, टीआरएस अपने ओन पे जीत रही है, मेयर भी बना रही है, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं। वी आर स्टिल द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सवाल ये उठा कि क्या विकास बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति, इस बार जो इश्यूज डोमिनेट कर रहे थे वो ये था कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, दूसरी तरफ इशू उठा कि सर्जिकल स्ट्राइक पुराने हैदराबाद में कर देंगे, और उधर से असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन नहीं होगा। ऐसे में आपकी जो ये गिरावट है सीटों की, क्या आप लोग भी शिकार नहीं हो गए? देखिए अंजना जी, हम तो सीधे लोग हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, सादगी से काम चलाते हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स करते नहीं है। लेकिन बीजेपी का एमआईएम का जो तूतू-मैं-मैं है, इसके वजह से हैदराबाद में एक ऐसा माहौल बना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लोगों को एक कंफ्यूजन सा हो गया है। और ये बीजेपी का आदत है ही है कि जब इश्यूज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं तो कंफ्यूज करके छोड़ने के प्रयास करते हैं लोगों को। हम तो इश्यूज के बारे में ही बोले हैं, हम प्रोग्रेस के बारे में ही बोले, आगे चल के भी ऐसे ही बोलेंगे। और प्रोग्रेस के बारे में बोल के, डेवलपमेंट को दिखा के आज हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। ये जो तूतू-मैं-मैं वाली पॉलिटिक्स जो है, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हैदराबाद से ही उनका रोक शुरू हुआ है। आपको नंबर लग रहा है ज्यादा बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का दावा क्या था कि हम मेयर बनेंगे, लेकिन मेयर नहीं बन पाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाए, क्योंकि वो 4 पे थे, उनका 40 तो अभी 1000% ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन हम 100 पे थे, तो हमारा सिचुएशन अलग है। तो ये नंबर्स नहीं, हमें सिचुएशन देखनी चाहिए। अगर हैदराबाद पूरा कैरी होता इनके रेटोरिक स्पीचेस में, तो मेयर उनका बनता। आज अंजना जी, मैं आपके जरिए लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में इलेक्शन होता है, बीजेपी का मेन प्लैंक क्या होता है? डेवलपमेंट नहीं होता है। मेन प्लैंक सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन वाली बातें होती है। बिहार में इलेक्शन हुआ तो वहां पे बोलते हैं कि 300 घुसपैठिया है, हैदराबाद में इलेक्शन हुआ बोलते हैं यहाँ पे रोहिंग्या है। तो मैं आपसे आज सीधा पूछना चाहती हूँ, लोगों को समझने की बात है, अगर बिहार में 300 लोग घुस के आए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना। हैदराबाद में रोहिंग्या है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो वो अपने फेल्यूर्स को छुपाने के लिए डाइवर्शन पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हैदराबाद की जनता ने उनको रोक के दिखाया है। आज जब बाईपोल्स में दुबक में वो जीते, उसके बाद से 10 नवंबर के उन नतीजों ने उनको उत्साहित किया। पूरी ताकत झोंकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर योगी आदित्यनाथ और खुद अमित शाह पहुंचे। क्या दरवाजा उन्होंने अटका दिया है दक्षिण भारत के लिए? इस टेम्पलेट को वो यूज करेंगे अब दक्षिण भारत में? मैम, कितनी दर्दनाक बात है। दिल्ली में किसान को आने नहीं देते हो और सारे वरिष्ठ नेता हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए हैदराबाद पहुंच जाते। इनकी प्रायोरिटी क्या है मैम, ये सोचने वाली बात है। अगर दक्षिण भारत में आपको आना है, दक्षिण भारत में आपको बीजेपी का झंडा लहराने का इरादा है, तो डेवलपमेंट के बारे में बोलिए। यहाँ का पॉलिटिक्स अलग है मैम। यहाँ की जनता डेवलपमेंट देखती है, यहाँ की जनता चाहती है कि परफॉर्म करे, वादा करके। जुमलेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे। 15 लाख रुपया बोला था देंगे, कहाँ मिला है मैम, किसको मिला है? इस पर भी उनका क्लेम है, सवाल पूछेंगे ना जब बीजेपी यहाँ पे आएगी। जी, इस पर भी उनका क्लेम है कि साइबराबाद हैदराबाद तब रोशन हुआ जब उन्होंने यहाँ पर, वहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी और केंद्र में बीजेपी। उनका कहना है कि आज हैदराबाद की सड़कों से लेकर तमाम जितने भी वहां पर एक साइबराबाद जो वो बना, उसमें एक ढलान आ रहा है। वो कहते हैं कि हम वापस उसको वहीं पर उसी ग्लोरी ऑफ, जिसे कहते हैं प्रोग्रेस, बनाएंगे। मैम, ऑलरेडी प्रोग्रेस हुआ राज्य में, आप क्या बदलाव लाओगे? मैं कहती हूँ हैदराबाद में अभी कोरोना हुआ है, हैदराबाद में अभी अनफॉर्चुनेटली 100 ईयर्स में एक बार आने वाला फ्लड आया है। तो फ्लड के टाइम पे क्या आप हमारे साथ थे?
आप हैदराबाद को सुंदर बनाना अलग बात है, जब क्राइसिस था हैदराबाद में आप हमारे साथ थे। स्पेशल रिपोर्ट में अब आइए आपको दिखाते हैं आखिर हैदराबाद में जाकर बीजेपी ने जिस शिद्दत के साथ इस पूरे चुनाव को लड़ा, कैसे बीजेपी बन गई बाजीगर। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। हैदराबाद चुनाव में नई जादूगरी, लोकल चुनाव में वोकल फॉर्मूला। हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। बीजेपी की हार में बड़ी जीत का सिग्नल। बीजेपी ऐसे बनी बाजीगर। नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। देश में पहली बार किसी निकाय चुनाव में ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखा गया। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के वोकल रणनीति ने सियासत के मजे हुए खिलाड़ियों को मात दे दी, वो भी विरोधियों के मजबूत किले में घुसकर। तेलंगाना में हुए लोकल चुनाव में बीजेपी के लिए मायने बहुत बड़े हैं, इसे यूं समझिए। लोकल चुनाव में राष्ट्रीय लेवल का प्रचार, रणनीतिकार भूपेंद्र यादव को सौंपा जिम्मा। राष्ट्रीय लीडरशिप ने चुनावी प्रचार किया। बड़े नेता प्रतिष्ठा दांव लगाने से पीछे नहीं हटे। राष्ट्रीय पार्टी होते हुए सब कुछ दांव पर लगाया। पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह ने रोड शो किया। लोकल चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया गया। विकास के साथ राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा। जिस वक्त हैदराबाद की सड़क केसरिया नजर आई थी, उस वक्त बीजेपी के मंसूबों का अंदाजा लग गया था। हैदराबाद से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में कूदे ओवैसी को बीजेपी ने उनके ही घर में घेरा। मकसद था पूरे देश को मैसेज देना। और मुद्दा भी सुनिए। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएं। बीजेपी ने ओवैसी स्टाइल सियासत से निपटने के लिए स्ट्राइक का प्लान बनाया। छोटे से बड़े नेताओं ने फ्रंट फुट पर एक बैटिंग की। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। व्हाई दिस म्युनिसिपल इलेक्शंस इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर है वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। ओवैसी के बहाने टीआरएस के वोट बैंक पर सेंध लगाई। दावा ये किया कि टीआरएस और ओवैसी में पर्दे के पीछे गठबंधन जारी है। बीजेपी ने व्यू रचना ऐसी की थी कि टीआरएस का मजबूत किला हिल गया। निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा चुनाव था। लोकल चुनाव को बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव और बंगाल से लेकर दक्षिण भारत में अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के मुद्दों को सेलेक्ट कर लिया है। यानी लोकल चुनाव वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भविष्य में बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही है। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज
मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्ती समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे की बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, तेलंगाना में बीजेपी का मजबूत जनाधार। बड़ी बात नंबर 2, ओवैसी की पार्टी को घेरने में कामयाब। बड़ी बात नंबर 3, 2023 विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। बड़ी बात नंबर 4, बंगाल इलेक्शन का चुनावी एजेंडा तय है। बड़ी बात नंबर 5, दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री हो गई। बीजेपी ने प्रतिष्ठा दांव पर लगाई और उसी दांव का नतीजा है कि आज चुनावी दंगल में बीजेपी ने दक्षिण भारत में सियासत का सूखा खत्म किया। आज की तस्वीर अब तेलंगाना में भविष्य के उस तस्वीर को दिखा रही है जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में है। हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, प्रचार के लिए विकास के मॉडल के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फॉर्मूला भी अपनाया और बीजेपी के इस दांव से हैदराबाद के दिग्गज धराशायी हो गए। यूं तो बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिली, लेकिन उसके हाथ जो भी लगा उसके स्कोर कार्ड ने ओवैसी और टीआरएस को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। हैदराबाद से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो एक तरफ महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव में हार मिली है। जी हां, आपने म्युनिसिपल चुनाव में तो देख लिया कि हैदराबाद में बीजेपी का क्या रहा है, परफॉर्मेंस क्या रही है, लेकिन महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में बीजेपी की करारी हार है। नागपुर में बीजेपी की सबसे बुरी हार, नागपुर यानी गढ़ बीजेपी का, और नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के पिता 12 साल रहे और नितिन गडकरी, आप देखिए कि ये पूरा इलाका नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 25 साल तक दबदबा रहा। बीजेपी को विधान परिषद की 6 में से 5 सीटों पर हार मिली है। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात किसानों की करते हैं, क्योंकि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं होता दिख रहा है। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने। उनका कहना है कि कल जब 5वें दौर की बातचीत सरकार के साथ होती है, तीनों बिल अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो 8 दिसंबर को भारत बंद करेंगे। काम कर रहे हैं जो किसान नहीं चाह रहे हैं। किसी भी सूरत में किसान को खत्म करने के चक्कर में लगे। जो अभी हुआ ही नहीं है, जो कभी होगा ही नहीं, उसको लेकर समाज में भ्रम फैलाया जाता है। किसानों के 40 प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों से 7.5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में बात महज इस पर बनी कि वो फिर से बात करेंगे। शनिवार को फिर से बातचीत होगी और इस बातचीत से पहले दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर महापंचायत में आगे के कदम पर चर्चा हुई। एक तरफ सरकार से बातचीत तो दूसरी तरफ इस समय चल रहा है महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर। तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और लगातार आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की रणनीति आगे बनाई जाए। इस बीच किसान नेताओं ने बैठक के बाद आने वाले दिनों में बेहद सख्त कदम उठाने का ऐलान किया। 5 दिसंबर को कॉर्पोरेट घरानों के पुतले फूके जाएंगे। 7 तारीख को मेडल वापस किए जाएंगे। 8 दिसंबर को टोल नाका को किसान फ्री करेंगे। 8 तारीख को ही भारत बंद की घोषणा है। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ
ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। उधर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में आए किसान जुटे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन किसानों के बीच अपने सांसद डेरेक ओब्रायन समेत कुछ और नेताओं को भेजा और फिर कोलकाता से फोन कर किसान नेताओं से बातचीत की और खुलकर उनके आंदोलन का समर्थन किया। हाँ जी बोलिए जी। बोलो दीदी। हमारा किसान भाई बहन लीडर लोगों ने आप लोगों ने लीड कर रहा है। मैं आप लोगों को सत श्री अकाल कहना चाहूंगी। आप लोगों को हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि किसान का बाप ने आपने आंदोलन जारी किया है। मैंने भी मेरे को जिंदगी में 26 मेरा मामला स्ट्राइक किया था जब किसान का जमीन फोर्सफुली ले रहा था। तो इसी के लिए आपका जो मूवमेंट है, आप सोचिए वो हमारा मूवमेंट है, आप लोगों का मूवमेंट है, पूरा हिंदुस्तान का मूवमेंट है। और हमारा बंगाल का जो भी मदद आपको चाहिए, हम भी तहसील इलाके किसान का प्रोग्राम, किसान का समर्थन में हम भी शुरुआत करेंगे। और आप अगर चाहते हैं तो हमारा लोग भी हम भेज सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद जी मैडम जी। मैं आपकी ओर से समूचे किसान वीरों को सत श्री अकाल जो आपकी प्रमाण भी करता हूं और उनकी तरफ से आपको सत श्री अकाल बोलता हूं। इसी तरह ममता बनर्जी ने अलग अलग जगहों से आए किसान नेताओं से फोन पर बात की। करीब 4 घंटे तक टीएमसी नेता सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच रहे। सबसे बात किया, ममता दी से बात किया और ममता दी उनके बात भी सुना। 4 घंटा मैं थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से। हमारा जो 100% व्हाट इज आवर सॉलिडारिटी, वी आर विद दिस मूवमेंट। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ बताया था। ममता बनर्जी ने किसानों को समर्थन देकर उनके आरोपों को सही साबित कर दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी देश को बेच दें। इस सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की 12 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। किसानों का दावा है कि अगर बात नहीं बनी तो वो अगले 6 महीने तक आंदोलन की तैयारी करके आए हैं। गद्दे, रजाइयां लेकर, खाने पीने का सामान लेकर, लकड़ी, दूध, चावल, सब्जी सब लेकर आए हैं इसी मंशा के साथ। और ये जो आपको दिख रहा है लाइन ट्रैक्टर ट्रॉलीज की, ये ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर लंबी है। सिंघू बॉर्डर के टोल नाके से लेके कुंडली से आगे तक जाती हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज की लाइन है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं सुनती। बिल्कुल नहीं ठीक हुआ जी। उन्होंने तो सुझाव दिए है भाई हमने ये कि आपको फायदा होगा, लेकिन फायदा नहीं होना। जो हमारी जमीन है काश्तकार कर रहे हैं वो अडानी अबानी ले जाएंगे। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए पानी और जरूरी सुविधाओं का इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इन इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे। चूंकि किसान आंदोलन पर पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सियासत तेज है, लिहाजा सत्येंद्र जैन ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। बीजेपी और कैप्टन मिले हुए हैं। जो कैप्टन है मुझे लगता है बीजेपी की तरह से बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हैं और जो बीजेपी चाहती है उनकी तरफ से कर रहे हैं। इस सियासत के बीच किसानों का आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। मौसमी सिंह, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।